जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत पेश करो। अब अदालत भी कमजोर मुझे नजर आ रही है, जहां अदालतों में कई करोड़ केस मुकद्दमात ज़ेरे इल्तिवा हैं, जहां लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, वह एक ऐसा शख्स जाता है और 2 घंटे में उसको सारे ऑर्डर मिल जाते हैं। मुस्लिम समुदाय वक्फ बिल को लेकर उतना सीरियस नहीं है जितना संविधान को लेकर सीरियस है, क्योंकि वक्फ बिल संविधान के खिलाफ है। अगर मुसलमान चाहे भारत के तो 50 से 60 एमपीज जो है अपने बलबूते पर भेज सकते हैं, और हर असेंबली में, हर रियासत में कम से कम 20 एमएलए तो होना चाहिए। आप आज उस मस्जिद को चेंज करके मंदिर नहीं बना सकते। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि चंद्रचूड़ साहब का जो जजमेंट था उसमें उन्होंने बोला था, इसका हवाला देते हुए कि सर्वे तो हो ही सकता है, और यहां से जो है ज्ञानवापी का सिलसिला स्टार्ट हो गया। वो चाहते तो इस मुद्दे को वहीं पे खत्म कर सकते थे। कोलकाता स्थित कमरहाटी के छाए मैदान में तहफ़्फ़ुज़ी औक़ाफ़ व इत्तिहाद-ए-मिलाद कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान दरगाह के सर्वेक्षण सहित कई मुद्दों का जिक्र किया गया। सुनिए। इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है, क्योंकि कोई भी लड़ाई, इंसान अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता, लेकिन खुद खड़ा होना पड़ता है। मुसलमान जिस बेदारी और जुर्रत के साथ खड़े हो गए हैं कि उनके इस खड़े होने से इंसाफ पसंद ताकतों को, इंसाफ पसंद अफराद को बड़ी ताकत मिली है, बड़ा हौसला मिला है। और मैं देख रहा हूँ कि सच्ची ज़बान अब बोलने लगी है। तो हम पुरुम्मीद हैं कि पहली उम्मीद और पहली दुआ तो ये करता हूँ कि हुकूमत ही इस बिल को ना लाए, ताकि माहौल अच्छा रहे, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत सूझबूझ से काम लेगी। मैं आप हजरात के ज़रिए से जनाब मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म साहब से भी अपील करता हूँ, जनाब वज़ीर दाखिला साहब से भी अपील करता हूँ कि इस बिल को लाया ही ना जाए, इस बिल को ख़त्म ही कर दिया जाए। ये मेरी दरख्वास्त है और ऐसी मैं उम्मीद भी रखता हूँ। बाबरी मस्जिद का मामला हुआ या ट्रिपल तलाक का मामला हुआ, सेकुलर पार्टियां बस बोलती रह गई। अभी कुछ दिनों पहले इलेक्शन का दौर था, बीजेपी के लीडरान अपने स्टेज से इस बिल की हमायत करते दिखे, लेकिन सेकुलर पार्टियां अवैसी को छोड़ करके कोई भी पार्टी इलेक्शन के दौरान इसकी मुखालफत करते नहीं दिखी। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, कितना उम्मीद रखते हैं सेकुलर पार्टियों से? अगर आप मजबूत हैं तो शेर भी सेकुलर है, और अगर आप कमज़ोर हैं तो बंदर भी कम्युनल है। इसलिए हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हम अपने आप से और अपनी कौम से कहना चाहेंगे, जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत पेश करो। अगर इस बिल को रोका नहीं जा रहा, दिख नहीं रहा है, तो आने वाले वक्त में क्या लाहेअमल होगा नुमाइंदीन का या आप लोगों का? नहीं, देखिए, हम आशावादी लोग हैं। हम ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अभी कह दें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लावारिस नहीं है। इस मुल्क में हमारी क़यादत भी है, मजहबी क़यादत भी ज़िंदा है और सियासी क़यादत भी ज़िंदा है। कमज़ोर होना एक और बात है। कमज़ोर तो पूरी कौम हो गई है, कमज़ोर तो अदालतें भी हो गई है। अब अदालत भी कमज़ोर मुझे नज़र आ रही है कि अब जहां अदालतों में कई करोड़ केस मुकद्दमात ज़ेरे इल्तिवा हैं, जहां लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, वह एक ऐसा शख्स जाता है और 2 घंटे में उसको सारे ऑर्डर मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उन जजों से इस मुल्क को ख़तरा है जो रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बनना चाहते हैं, MP बनना चाहते हैं, MLC बनना चाहते हैं। ऐसे जुडिशरी करप्शन, जुडिशियल करप्शन जिसको कहा जाता है कानूनी ज़बान में, ये भी इस मुल्क में बहुत आ चुका है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ अच्छे जजों को जिन्होंने इंसाफ की हिफाजत की है, इंसाफ की आबरू को बचाया है। वो इस मुल्क की आन है, शान है, बान है। और हम सब मिलकर, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, चौकीदार भी आएंगे, बदल दिए जाएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, चले जाएंगे, मुल्क रहेगा, देश रहेगा, देश की जनता रहेगी, और ये मुल्क सलामत रहेगा, हिंदुस्तान इंशाअल्लाह। और इस मुल्क में रहने वाले हिंदू मुसलमान भी सलामत रहेंगे इंशाअल्लाह। आज के प्रोग्राम के हवाले से कमरहट्टी आबादी के नौजवानों, खासकर अब्दुल्ला नूर की रहनुमाई को क्या? कमरहट्टी वालों तो कमाल कर दिया, माशाअल्लाह, कमाल कर दिया। यहाँ की आवाम ने वो इनकलाब पेश किया है कि यहाँ से लेके जगलदल और काकीनारा और तेलनीपाड़ा और जितने इलाके, उन सब में इनकलाब आ गया है माशाअल्लाह। इन्होंने कमरहट्टी वालों को सलाम पेश करता हूँ। मौलाना अब्दुल्ला नूर साहब इतने एनर्जेटिक आदमी, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, आज अंदाज़ा हुआ माशाअल्लाह के शेरवानी के साथ भी वो पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। अल्लाह उनको अच्छा रखे। हमारे साथियों की बड़ी कुर्बानी है, और यहाँ की आवाम को और बिलखुसूस अपनी बहनों को भी सलाम पेश करना चाहते हैं जो इतनी रात तक मौजूद रही। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि नाइंसाफ़ी के इस अंधेरे में जहाँ बिके हुए मीडिया के लोग हैं, वहाँ आप जैसे लोग भी ईमानदारी से खड़े हैं माशाअल्लाह। आजकल के औरतों को आज मेरे चैनल के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं की दरसगाह से बच्चे या नौजवान आगे बढ़ते हैं और अपने कौम को या अपने मुल्क को? असल तो माँ ही है, अगर माँ अजीम बन गई तो औलाद अजीम हो जाएगी।
पैगाम तो क्या दे सकता हूँ, अपनी माँ को औलाद पैगाम नहीं बल्कि गुजारिश कर सकते हैं। मैं अपनी बहनों से, माँओं से गुजारिश करूँगा, ख़ुद को इतना अजीम बनाइए कि आपके गोद का हर बच्चा अजीम बन जाए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। जिस डॉक्टर को आंख का चश्मा देना आता है उसे अंधा करना भी आता है। तुम्हें इंसान हमने बनाया है तो चूहे के बिल में घुसा भी हम ही सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और मेरी बहनों, हम हिंदुस्तान में सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है, माइनॉरिटी नहीं है। अगर हम माइनॉरिटी होते तो इतनी बड़ी औकाफ होती ही नहीं, और औकाफ नहीं होती तो किस चीज को तुम अडानी अंबानी को बेचने के लिए सारे कानून लाते हैं। मुस्लिम समुदाय वक्फ बिल को लेकर उतना सीरियस नहीं है जितना संविधान को लेकर सीरियस है, क्योंकि वक्फ बिल संविधान के खिलाफ है। इसीलिए मुसलमान चाहती है कि अगर ये संविधान का रूह बच जाता है तो ये मुल्क बच जाएगा। तो हम इस मुल्क को लेकर के और भारत के संविधान को लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा है। इसीलिए पूरे मुल्क के अंदर घूम करके हमारे अकाबरीन और बुजुर्गान दीन और हम लोग ये पैगाम दे रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर रोका नहीं गया तो कल को संविधान बदल जाएगा, और जब संविधान बदलेगा तो ये सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा बल्कि वो दलित, मजलूम, आदिवासी, जितने भी हमारे समाज के वंचित लोग हैं, इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उमर भाई साहब, हिंदू भाइयों का कहना है कि मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम के साथ जब कुछ होता है तो बहुत आवाज़ें उठाते हैं, रैलियाँ करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन वहीं जब हिंदू समुदाय के साथ होता है किसी दूसरे कंट्री में जहाँ अकलियत में है, खासकर जैसे बांग्लादेश में हुआ, तो वहाँ पे आवाज़ें नहीं उठती। तो इसको लेकर क्या? नहीं, देखिए, ये वहाँ पे जो हो रहा है, जो बातें हमने वहाँ पता किया है, ये वहाँ पे प्री प्लान एक इस तरह का मंसूबाबंद तरीके से वहाँ काम किया जा रहा है। और अगर हो रहा है कुछ एक तो उसको 10 बताया जा रहा है। ये झूठी अफवाह है, प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है यहाँ का नैरेटिव चेंज करने के लिए। लगता है कि ये भी मीडिया का, बिल्कुल मीडिया का अहम रोल है। और ये आरएसएस के लोग कर रहे हैं, वहाँ खुद मार रहे हैं, वो वहाँ की रिपोर्ट में नहीं है क्या, खुद कत्ल कर रहे हैं और वो मुसलमानों पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये झूठा प्रोपगंडा है जो बांग्लादेश के अंदर किया जा रहा है और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। देखो, मुसलमान जो है वहाँ पे इस तरह से लोग करते हैं और यहाँ आवाज़ नहीं उठाते। लिहाजा अगर कुछ हो भी रहा है तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। किसी भी मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं होना चाहिए। इस्लाम ये सिखाता है कि तमाम मजहबों का हमें एहतराम करना चाहिए, लेकिन हम अमल इस्लाम के ऊपर करेंगे। पश्चिम बंगाल में बड़ा स्लोगन ये है, खेला होवे। ऐसा नहीं लगता है कि बाबरी मस्जिद या ट्रिपल तलाक की तरह इस बार भी वक्फ बोर्ड का खेला हो जाएगा? तो इस बार तो हमारे अकाबरीन और हम भी ये बात कह रहे हैं कि हम भी खेला करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, और हम अपने पैरों पर अब खड़े होंगे। और ये पैगाम देना चाहते हैं तमाम उम्मत मुस्लिमा तक और सेकुलर लोगों तक कि अब अभी आपको भीख नहीं मांगनी है किसी सेकुलर पार्टियों से, बल्कि आपको खुद ऐसा बनना है कि वो सेकुलर पार्टियां आपके सामने खड़े रहें हाथ जोड़कर। जिस तरह से वोट लेने के लिए खड़े रहते हैं उसी तरह से हुकूमत बनाने के लिए आपके दरवाजे पर खड़े रहे, ऐसा पैगाम देना। और ये मुमकिन है, अगर मुसलमान चाहे भारत के तो 50 से 60 एमपीज जो है अपने बलबूते पर भेज सकते हैं, और हर असेंबली में, हर रियासत में कम से कम 20 एमएलएस तो होना चाहिए। इंशाल्लाह यही पैगाम अब हम लोग लेकर पूरे मुल्क में घूम रहे हैं और आइंदा 5 साल तक ये तैयारी हमारी रहेगी। एक आखिरी सवाल सर, कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि वक्फ की जो ज़मीन है, वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड ठीक से इसका ध्यान नहीं रख रही है। ये सच है कि वक्फ बोर्ड के अंदर कमियां हैं, इससे दो राय नहीं है। तो क्या रेलवे के अंदर कमियां नहीं है? क्या रेलवे के कानून को बदल दिया जाए? क्या और दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर कमियां नहीं है? करप्शन किस डिपार्टमेंट के अंदर रही है मुल्क के अंदर, ये बताएं, मुल्क हमें, हुकूमत हमें जवाब दे। तो वक्फ के अंदर कमी है तो उसको जेल भेजे जो लोग चोरी कर रहे हैं, कानून बना हुआ, प्रावधान उसके लिए है। फिर उस बिल को चेंज करके आप पूरे के पूरे खत्म कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब आ जाएंगे तो ठीक करेंगे। क्या अभी मुल्क में कलेक्टर साहब नहीं है? तो कलेक्टर के रहते हुए क्या करप्शन नहीं हो रहा? सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कलेक्टर साहब के यहाँ करप्शन में है। हजार करोड़, 2-2 हजार करोड़ का घोटाला मिल रहा है। तो ये कौन कर रहे हैं? सर, जो बात आपने कही ऐसा ही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असरुद्दीन ओवैसी का भी कहना है कि आज अगर मुसलमान इत्तेहाद ना हुए तो कल हमारी मस्जिदों को छीना जाएगा। कहीं ना कहीं वही बात आप आज कर रहे हैं, क्या उनसे इंस्पायर है आप?
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, वो सियासी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। हमारा पैगाम वो कोई सियासी प्लेटफॉर्म से नहीं है, बल्कि उनकी बात, इस बात की तो तायद करता हूं कि वो जो सच कर रहे हैं, सच की तायद करनी होगी कि मुसलमान अगर यकजा नहीं हुए, मुसलमान अगर मुत्तहिद होकर और भारत के संविधान को बचाने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम वो सेकुलर लोग, तमाम इंसाफ पसंद लोग, तमाम समाज के वो दबे कुचले वंचित लोग जिनके साथ जुल्म हो रहा है, आदिवासी हैं, दलित हैं, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, इन तमाम लोगों को एक साथ आना होगा। अगर ये एक साथ नहीं आएंगे तो आज मुसलमान, हमारी बारी है, कल आपकी बारी भी होगी। हजरत, आखिरी एक सवाल कि इतना बड़ा बिल मुसलमानों के ऊपर फायज किया जा रहा है, फिर भी अभी भी मुसलमान फिरका में बटे हुए हैं और एक साथ अभी भी इत्तेहाद नहीं ला पाए हैं, क्या वजह रही है? ये तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोदी जी का कि ये उनके इन सब डंडों से मुसलमान अब भी कुछ न कुछ आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा और आएंगे। तैयारी हो रही है, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जाती दुकान चलाने के लिए ये आवाम को भड़काने का काम करते हैं। मैं आवाम से ये बात की अपील करता हूँ, जो नफाक का मामला पैदा करे, जो आपस में तफरका करे, वो आपका रहबर, आपका रहनुमा नहीं हो सकता, बल्कि वो आपका रहनुमा है जो आपके अंदर इत्तेहाद की बात करे। नहीं घबराएंगे। जालिम अब हद से पार हुआ, जालिम अब हद से पार हुआ, मजलूम की हिम्मत बढ़ती है, हर बाग की पाकीज़ा धरती ऐलान बगावत करती है, हर बाग की पाकीज़ा धरती ऐलान बगावत करती है। जब तक सरकार नहीं झुकती शाहीन नहीं घबराएंगे, जब तक सरकार नहीं झुकती शाहीन नहीं घबराएंगे, दुश्मन की हो साजिश कितनी शाहीन नहीं घबराएंगे इंशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद जमात इस्लामी हिंद और उसके मगरबी बंगाल के अमीर हलका जनाब डॉक्टर मसीहुर रहमान साहब दावत बरकातुहुमुल आलिया से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। दायरे में आता ही नहीं है भाई, ये तो पर्सनल लॉ है, जो हम जैसा चाहें, जैसे इबादत करें, जैसा करने दीजिए, आपको क्या करना है, बल्कि हम जो करेंगे इसको महफूज करके उसको अंजाम दिलाना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इसकी बात कीजिए, आप इसकी बात कीजिए, फालतू का इधर उधर काम मत कीजिए। बात समझ में आ रही है? तो लहरा नहीं है, रास्ता बहुत आखिर में भरना है लोगों को। हम लोग रास्ता होता नहीं भरेंगे, भरना होगा तो भरेंगे, भरना होगा, हमारे सामने बुलाएंगे भरेंगे। पहली बात यह कि हम आपको चेक करेंगे कि आप क्या करेंगे, आपके ऊपर गहरी नजर है। इन्हीं बातों को रखने के लिए जमीयत कम्युनिटी से सारा भीड़ आज जो है इस मैदान में आकर के शामिल है, क्योंकि ये हर एक लोग जो है इस वक्फ बिल के खिलाफ है। ये एक कॉमन जज्बा है हर इंसान के अंदर में, जो पूरा का पूरा कम्युनिटी आज इस मैदान के अंदर में आकर समा गया है। तो ये इसका संज्ञान लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चाहिए, और वक्त जो जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जो वक्फ अमेंडमेंट पे अपना रिपोर्ट देगी, उसको ये चाहिए कि इस वक्फ बिल को खारिज करने का रिकमेंडेशन दे, इसको रिजेक्ट करने का रिकमेंडेशन दे। बाबरी मस्जिद के बाद ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को पसंद नहीं आया, देखा जा रहा है कि अभी भी मसलक के नाम पे लोग बटे हुए हैं और अभी भी कहां तो पूरी तौर से नहीं दिख रहा। क्या कहना? देखिए, मसलक का मामला हमसे ऊपर है, ये इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं ये उनका मामला है। हम ये जानते हैं कि अगर कोई जिंदा है तो वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा। कोई सही इंटरप्रिटेशन होता है, कोई गलत इंटरप्रिटेशन कर सकता है। हम जिसको फॉलो करते हैं हम उसको फॉलो करते रहेंगे। हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी रहेंगे। जिन लोगों को जैसा जिन मस्जिद में जाना वो जाए। ये जहां तक वक्फ का मामला हो या सीए का मामला हो या एनआरसी का मामला हो, इसमें कोई बटा हुआ नहीं है। ये सारे मुसलमान एक है। देखिए, ममता बनर्जी का प्लान जो है बहुत ही क्लियर है, उनका जो स्टैंड है बहुत ही क्लियर है। उन्होंने ये ऐलान कर भी दिया है कि असेंबली से, वेस्ट बंगाल असेंबली से रेजोल्यूशन पास किया जाएगा वक्फ बिल के अमेंडमेंट के खिलाफ। हमारे असेंबली जो है इसको कुछ ही दिनों में पास कर देगी रेजोल्यूशन, जिसमें क्लियरली ये कहा जाएगा कि वक्फ बिल की जो अमेंडमेंट की पेशकश है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। ये जो है जनता का आवाज है जो ममता बनर्जी दिल्ली तक पहुंचाएंगे। सिलसिला शुरू हुआ बाबरी मस्जिद के शरीफ ज्ञान है जो जिंदा रहे सिलसिला कहाँ रुका था? सबसे कानून की जानकारी इंतहाई फैसला दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई है? कानून में कुछ बनता है कुछ ऐसा? देखिए, बात तो सही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहने का मतलब ही ये हुआ कि चाहे मस्जिद किसी जमाने में मंदिर रहा हो, अगर मान लेते हैं
जो लोग दावा करते हैं। फिर भी आप आज उस मस्जिद को चेंज करके मंदिर नहीं बना सकते, ये कानून कहता है 1947 के बाद से। तो उसके बावजूद भी जो है सर्वे का ऑर्डर जो सबसे पहले दिया गया जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत ही अफसोस मेरे तरफ से है कि जो चंद्रचूड़ साहब का जो जजमेंट था उसमें उन्होंने बोला था इसका हवाला देते हुए कि सर्वे तो हो ही सकता है, और यहां से जो है ज्ञानवापी का सिलसिला स्टार्ट हो गया। वो चाहते तो इस मुद्दे को वहीं पे खत्म कर सकते थे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए वो कह सकते थे कि सर्वे नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ये जवाब उन्होंने ये जो है अलाउ कर दिया था सर्वे, तो वहां से ये सिलसिला स्टार्ट हो गया और इस सिलसिले को सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर सकता है। ये कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, एक आम इंसान हो, एक वकील हो, एक जज हो, सबके लिए कानून है। तो जज जब कानून को एक तरफ रखकर इस तरह का फैसला दे रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है? उनके खिलाफ कोई आवाज उठ सकती है अदालत? देखिए, जज के जजमेंट के खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं। जज के खिलाफ अगर आपका कहना है कि पर्सनली कुछ एक्शन लिया जा सकता है या नहीं जा सकता, उसके लिए ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। उसको हमको प्रूव करना होगा कि वो करप्ट है, क्या उन्होंने कोई कंसिडरेशन उनको मिला है जो इस तरह से एक तरफा ऑर्डर दिए जा रहे हैं, इसे प्रूव करना होगा या एटलीस्ट कुछ मटेरियल्स लाना होगा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए। तो ये एक बड़ा टफ है, लेकिन जब अगर लोअर कोर्ट का कोई फैसला आता है तो आप उसको इमीडिएटली अपील में जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में अपील नहीं सुनवाई हो रही, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली डायरेक्शन देगा कि आप उसकी सुनवाई करिए। संभल का जो मामला है, तो सीधा साधा मतलब बेवकूफ से बेवकूफ आदमी समझ सकता है कि एक साजिश थी जिसमें अदालत भी शामिल थी। तो उस मामले में कुछ किया जा सकता है कोई कानूनी तौर पर? देखिए, ये मामला तो है कोर्ट में पेंडिंग और इसमें कोर्ट का ही फैसला जो है वो होगा। अब देखिए, अगर लोग चाहे कि वो अपने नाराजगी को दिखाए तो वो बेशक दिखा सकते, जरूरी नहीं कि संभल के ही लोग जो है सड़कों में उतरे, क्योंकि जब लोग उतरते हैं तो पुलिस के अत्याचार के रिपोर्ट्स भी आते हैं कि 5 लोग वहां पे गोली दे करके यंग लोग मारे गए। अभी उस पे भी पुलिस इनकार कर दे रही कि वो हमारे गोली से नहीं मारे। फिर उसका भी एक वीडियो मैंने देखा है जो कह रहे कि पुलिस का कहना है कि हमारे स्टेटमेंट को मान जाओ वरना हम तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे, जो बेचारा इंजर्ड है। तो देखिए, स्टेट के पास में मशीनरी होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में मशीनरी है, वो उसका उपयोग भी करती है, दुरुपयोग भी करती है। तो पुरसुकून तरीके से अगर प्रोटेस्ट किया जाए, ये एक रास्ता है। अगर उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल है तो दूसरे स्टेट में हो। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ में ज्यादती होती है तो दूसरे के लोग या जो तंजीम है वो लोग जो है, और तंजीम में काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल भी होते हैं। तो अल्टीमेटली बॉक्स स्टॉप एट द कोर्ट। जब गवर्नमेंट नहीं हरकत में आती है तो हमारे आसरा, हमारा उम्मीद कोर्ट ही है। अभी जैसे स्टेज से आवाज उठ रही थी रायसीना वर्सेस राइटर्स बिल्डिंग, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा तृणमूल कांग्रेस पर, बिकॉज पिछले जितने भी मुस्लिम रिलेटेड बिल्स आए उसमें टीएमसी के जितने एमपी से ज्यादातर मौके पर वॉकआउट कर गए या कहीं लंच डिनर में चले गए, तो उसमें लोग यकीन नहीं कर रहे। ममता बनर्जी मुसलमानों को किस तरह से यकीन दिलाएंगी कि नहीं इस मौके पर हम आपके साथ? देखिए, अभी हाल में ही तृणमूल माइनॉरिटी सेल ने एक प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज किया था, कल ही तक का दिन था, और ममता बनर्जी ने ये कहा भी है कि असेंबली से वो रेजोल्यूशन पास करेंगे। देखिए, ये बिल पार्लियामेंट ला रहा है, पार्लियामेंट में तृणमूल के जो एमपीज है वो बहुत कम है, और सिर्फ तृणमूल नहीं, अगर हम अपोजिशन को भी मिला लेते तो वो तो गवर्नमेंट में है नहीं, मेजोरिटी इनके पास में है नहीं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल और भी अपोजिशन को हम मिला लेते हैं। आज मेजोरिटी में बीजेपी है, तो बिल लाने का काम बीजेपी कर रही है। बिल को अगर लागू किया जाएगा तो वो भी बीजेपी करेगी। भाई, सरकार जो अपोजिशन में है या ममता बनर्जी से जो होना है वो कर रही है। वो आज बंगाल के असेंबली के तहत से वो रेजोल्यूशन पास होने वाला है, और जब अपोजिशन मिल करके इसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी एहतजाज करेंगे। किसी भी बिल को पास करने में स्टेट गवर्नमेंट का कितना रोल रहता है? देखिए, अगर वो सेंटर से बिल पास हो रहा है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल, और खासतौर पर आप देखिए किसान बिल का भी जो मामला था और वक्फ बिल का जो मामला है, तो वक्फ बिल में भी स्टेक होल्डर से कंसल्ट नहीं किया गया। वो खुद ही माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के नाम से उन्होंने ये बिल पेशकश किया और अभी जो है जेपीसी का गठन कर दिया। जेपीसी भी ऐसा है कि वो टाइम नहीं देता, जिनसे सवाल पूछने चाहिए, जिनका राय लेना चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स है उनको नहीं बुला करके, जो कि स्टेक होल्डर्स नहीं है या जो एक पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोग उनको बुला करके वो अपने रिपोर्ट फाइल करने के चक्कर में। तो मसला यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में बहुत लिमिटेड स्कोप रहता है जब अगर सेंटर कोई गवर्नमेंट को ला रहा है, खास तौर पे जब ये सेंटर का डोमेन हो। वक्फ बिल जो है ये सेंट्रलाइज्ड है और ये सेंटर का डोमेन है। इस तरह से टॉर्च जला करके
अहद ले कि जब भी हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जमीयत उलमा हिंद हमारी मिल्ली तंजीमें जब भी हमें आवाज लगाएगा, जब भी औकात को बचाने के लिए भारत के संविधान। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।